हेलो एवरीवन, हम लोग टेंसेस को पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरा पढ़ चुके हैं। और आज ये जो हमारी क्लास है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी पहचान कैसे की जाती है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार से पहचानते हैं और इनके रूल्स को देखेंगे। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान को। तो सबसे पहले मेन हम लोग का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पहचान में इतना कि इस टेंस में भविष्य में कार्य का होना पाया जाता है। तो इसमें ये आप लोग याद रखिएगा कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं इसमें जो कार्य किया जाता है, तो कार्य का किया जाना हमें किस टाइम में मिलता है, वो फ्यूचर में होता है, मीन्स भविष्य में कार्य का होना पाया जाता है। तो सिंपल सा है कि जब सबसे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट में इस टेंस में भविष्य में कार्य का होना पाया जाता है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट को और देखते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी में ऐसे लिखे वाक्यों के, ये जो हिंदी में इस प्रकार से वाक्य लिखे होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो लिखे होते हैं हिंदी में, तो उसमें क्या पहचान होती है कि क्रियाओं के अंत में जो मेन वर्ब होती हैं उनके लास्ट में क्या होता है, गा, गी, गे आते हैं। मीन्स जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी क्लासेस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास की तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें लास्ट में वर्ड्स क्या आते हैं, ता है, ती है, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद जब पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा तो उसमें भी देखा था ता, थी, ते, थे, इस प्रकार से वर्ड्स आते थे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आते हैं, जैसे गा, गी, गे, इस प्रकार से जो मेन वर्ब्स होती हैं उनके लास्ट में क्या हमें मिलता है, गा, गी, गे। तो जब एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से गा, गी, गे हम लोग को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा वह खेलेगी, ठीक है, या वह खेलेगा, वह पढ़ेगी, वह स्कूल जाएगी, तो लास्ट में क्या आ रहे हैं, गी, ठीक है, या बच्चे खेलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, गा, गी, गे। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें भविष्य में कार्य का होना पाया जाता है और इनके अंत में क्या आता है, गा, गी, गे आते हैं। तो सबसे पहले इतना आप सभी जानते हैं कि टेंसेस को पढ़ते समय हम लोग तीन प्रकार के सेंटेंस को हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। एक तो यहाँ पे होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, और एक होता है निगेटिव सेंटेंस जो कि नकारात्मक वाक्य होते हैं, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार से तीन सेंटेंसेस हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, और इसके पहले भी हम लोग तीन के अकॉर्डिंग ही चले हैं पूरे टेंस में, ठीक है। और बाय इसके साथ में कि मीन्स फॉर्मूले के साथ में, जो कि क्या है, समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। और एक चीज हम कहना चाहते हैं कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैम क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ाएंगी। बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। मेरा ये मानना था कि पहले मैं इंडेफिनिट को खत्म करूं, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस को, फिर सारे परफेक्ट को, फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो इस प्रकार से सीक्वेंस हम लोग का चलेगा। तो सबसे आज ये हमारा इंडेफिनिट का क्या है, लास्ट है टॉपिक। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से परफेक्ट, फिर सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि मैम कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ाएंगी या मैम परफेक्ट नहीं पढ़ाएंगी, नहीं, ये हमारा सीक्वेंस चलेगा जो कि मैंने आप लोग को ये बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले में देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि आप सभी जानते हैं। इनको हिंदी में हम लोग क्या क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो कि साधारण वाक्य भी कहलाते हैं। तो इसमें फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें सबसे पहले हम लोग को वाक्य में लिखा हुआ मिलता है सब्जेक्ट, जो कि हमारा कर्ता होता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें सहायक क्रिया क्या यूज होगी, विल और शैल। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब होती है उसके फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा आप लोग कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करते आए हैं। ये देखते हैं कि साधारण वाक्य जो होते हैं, इनमें एक चीज आप लोग याद रखिएगा। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूले को देखा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हुआ है, विल और शैल का। तो ये भी सभी के दिमाग में आएगा कि विल किसके साथ यूज करेंगे और शैल किसके साथ यूज करेंगे। तो इसका भी हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में किस सब्जेक्ट के साथ में विल यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ में शैल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, जो साधारण भावार्थ प्रकट करने वाले वाक्यों में, अब हिंदी में इसलिए लिखते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज हिंदी में बताइए, इसलिए मैंने भी सोचा कि सारे टेंसेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का यूज़ करेंगे और उसको ट्रांसलेट हम लोग साथ में इंग्लिश में करते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो साधारण भावार्थ प्रकट करने वाले वाक्यों में, साधारण भावार्थ मीन्स जो सिंपल प्रकट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, या मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, या मैं घर पर रहूंगी। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल साधारण भावार्थ प्रकट कर रहे हैं, मीन्स साधारण अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं इस प्रकार के सेंटेंस, तो इसमें क्या करते हैं ये याद रखिएगा। तो देखिए, आई और वी के साथ, ठीक है, आई वी क्या है हमारा, वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, आई और वी के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल और अन्य सभी के साथ विल आता है, विल। तो सिंपल है कि जो साधारण भावार्थ प्रकट करने वाले वाक्य होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। बहुत सिंपल है, बस एक चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि आई और वी के साथ में शैल और बाकी सभी के साथ विल, लेकिन कब, जब वाक्य साधारण अर्थ प्रकट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और इसके एग्जाम्पल मैंने बताए भी। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि तुम कल वहां जाओगे, मीन्स तुम कल वहां जाओगे, ना ही इसमें कोई जबरदस्ती है, ना ही किसी को बाध्य किया जा रहा है कि तुम, ठीक है। तो एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि साधारण अर्थ है, ठीक है, कि तुम वहां जाओगे। और एक चीज देखिए, लास्ट में क्या मिला हम लोग को, गे। तो यही तो पहचान होती है हिंदी में लिखे वाक्यों की, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आई और वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ में विल, ठीक है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं, तुम कल वहां जाओगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, यू। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, अब देखिए यहाँ पे यू है, नॉट आई और वी है, ठीक है। तो यदि आई और वी होता तो शैल का यूज करते हैं, लेकिन आई और वी नहीं है तो हमें किसका यूज करना है, विल का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, यू किसका यूज करेंगे, विल, यू विल। तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज भी कर लिया। उसके बाद वर्ब देखिए क्या है, जाओगे, जाने की इंग्लिश गो,
ठीक है, गो। अब देखिए वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज करना है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो गो टू, सॉरी गो, हाँ देयर, कहाँ जाना है, वहां, गो देयर, कब, कल, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग मीन्स जब फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, सिर्फ इंडेफिनिट में ही नहीं, फ्यूचर टेंसेस को पढ़ेंगे, उसमें कल के लिए यूज क्या होता है, उसमें टुमारो यूज होता है। और जो पास्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें यदि कल लिखा हुआ होगा तो उसमें हम लोग यस्टरडे का यूज करेंगे, ठीक है। तो यू विल गो देयर टुमारो, टुमारो, सॉरी टुमारो, ओके। तो इस प्रकार से देखिए ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस, यू विल गो देयर टुमारो, तुम कल वहां जाओगे। तो इस प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई, यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया विल, ठीक है। क्यों विल लगाया, क्योंकि यदि यहाँ पे आई और वी होता तो हम शैल का यूज करते, मीन्स यहाँ पे आई और वी नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद गो देयर टुमारो, ठीक है, गो क्या है, वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुई, और देयर टुमारो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो तुम कल वहां जाओगे, यू विल गो देयर टुमारो। इस प्रकार से एक सेंटेंस को और देखते हैं, तो देखिए वह कल स्कूल जाएगा, तो ही, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो ही है यहाँ पे, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही विल, उसके बाद वर्ब क्या है, जाएगा, गो टू, कहाँ जाएगा, स्कूल, गो टू स्कूल। और कल, ठीक है, यहां भी कल का यूज हुआ है, तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो। ये मैंने यहां तक इस सेंटेंस को पहुंचा दिया है। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि यदि फ्यूचर टेंस में कल का यूज होगा तो टुमारो, और यदि पास्ट में होता है तो यस्टरडे, ठीक है। तो इस प्रकार से ही विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट हम लोग का सेंटेंस। एक और सेंटेंस को देखते हैं, तो देखिए हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। तो आई थिंक इसमें कुछ भी, देखिए कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इनमें फ्यूचर में कार्य का होना पाया जाता है, मीन्स भविष्य में कार्य का होना पाया जाता है, और इनके लास्ट में क्या आता है, गा गी गे। तो इस प्रकार से हम हिंदी में लिखे वाक्यों को पहचानते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि देखिए जाओगे, ठीक है, जाएगा, वहां क्या मिल रहा है हम लोग को, जाएंगे, ठीक है, जाऊंगा, तो यही तो है लास्ट के वर्ड्स, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, देखिए हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक है, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वी के साथ में शैल, ठीक है, तो वी शैल। अब उसके बाद वर्ब क्या है हमारी, वर्ब यहाँ पे क्या है, जाएंगे, तो वी शैल गो, कहाँ जाएंगे, आगरा, तो गो टू आगरा। देखिए कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आप लोग को। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट का यूज किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर उसके बाद वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म इसकी यूज हुई गो, और अब कहाँ, गो टू आगरा, ठीक है, आगरा। अब क्या बचा मेरा ऑब्जेक्ट, ताजमहल देखने, तो टू सी द ताजमहल, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ, वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, ठीक है। तो हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे, वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। तो इस प्रकार से बाय फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए हम लोगों ने कंप्लीट किया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक और एग्जांपल को देखते हैं, तो देखिए मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, तो सबसे पहले आई के साथ में क्या लगाएंगे, शैल, आई शैल, ठीक है। वर्ब क्या है, गो,
टू वाराणसी, ठीक है, आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, आई शैल गो टू वाराणसी विथ यू। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात कर रहे थे कि यदि साधारण अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य होंगे तो उसमें हम लोग आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग कि यदि साधारण अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य होंगे तो उसमें हम लोग आई और वी के साथ में शैल का यूज करेंगे, अदरवाइज सभी के साथ में क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, तो यदि वाक्य में धमकी मीन्स समझते होंगे बहुत अच्छे से आप लोग, ठीक है। उसके बाद आदेश, यदि ऑर्डर दिया जा रहा है, या बाध्यता मीन्स बोले तो किसी को बाध्य करना या जबरदस्ती काम का करवाना, ठीक है, जबरदस्ती कह सकते हैं। तो बाध्यता प्रकट करने के लिए आई और वी के साथ में विल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल आता है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। इतना याद रखिए आप लोग कि यदि वाक्य में धमकी, आदेश, बाध्यता मीन्स जबरदस्ती प्रकट करने के लिए आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल करेंगे, मीन्स इसका उल्टा हो जाता है। बस इतना याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यदि साधारण अर्थ प्रकट करें तो आई और वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ विल, और यदि जबरदस्ती या आदेश या बाध्यता की बात की जाए तो आई और वी के साथ में विल, बाकी सभी के साथ शैल। तो देखिए एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो बस इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सिंपल आई और वी का यूज कब कहाँ पे उल्टा होगा। तो बस सिंपल सा है, यदि इसको आप लोग याद रखेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई थिंक अब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर से चलिए एक बार बोल देते हैं। यदि साधारण अर्थ प्रकट कर रहे हो वाक्य तो आई और वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ विल, और यदि वाक्य में धमकी, आदेश, बाध्यता या जबरदस्ती कार्य का होना पाया जाए तो वहां पे आई और वी के साथ में विल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ शैल लगाएंगे, मीन्स उल्टा कर देंगे उसका। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, यदि हम कहें कि मैं आज पढ़ूंगा तो एक साधारण वाक्य हो गया। तो हम लोग यदि यहाँ पे आई था तो हम लोग शैल यूज करते, लेकिन इस वाक्य में क्या कह रहा है कि मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, मतलब मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। तो एक कार्य का वो होना पाया जा रहा है कि अवश्य, जरूर, इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं तो। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि यदि अवश्य आएगा तो अपने दिमाग में मत चलाइएगा कि अवश्य की स्पेलिंग क्या बनेगी या यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, तो देखिए आई सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे अवश्य, जरूर यदि वर्ड दिया है तो बस इतना याद रखिएगा कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, ठीक है, उल्टा कर देते हैं। तो आई और शैल के साथ, सॉरी, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि इसमें अवश्य आया है, ठीक है। और अवश्य की स्पेलिंग नहीं बनाएंगे, मीन्स अवश्य की यहाँ पे मीनिंग को नहीं लिखा जाएगा। तो आई विल, उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ूंगा, आई विल रीड, ठीक है, आई विल रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आज, ठीक है, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, टुडे, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई विल रीड टुडे, ठीक है। देखिए अवश्य किस मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखी, नहीं लिखी। क्या इसका रीजन हुआ कि यहाँ पे क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, बस सिंपल सा, ठीक है।
तो एक और देखते हैं, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। देखिए एक जबरदस्ती हो रहा है कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, ठीक है, जबरदस्ती कार्य का कि वहां जाना पड़ेगा मीन्स जरूर जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यू, ठीक है, अब यू के साथ में क्या लगाएंगे, शैल, ठीक है, इसका उल्टा हो रहा है सिर्फ, ये इतना याद रखिएगा। तो यू शैल, उसके बाद जाने की इंग्लिश, जाने की गो, यू शैल गो, उसके बाद वहां की देयर, तो इस प्रकार से देखिए यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, इतना कंप्लीट हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, ये तो लेकिन अभी मैंने पहले भी बताया कि यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं हम लोग कल के लिए, यस्टरडे। तो अभी मैंने इसकी बात की कि यदि फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें हम लोग यदि कल लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में तो टुमारो का यूज करेंगे, और यदि पास्ट इंडेफिनिट में मिलता है तो यस्टरडे का यूज करेंगे कल के लिए। तो इतना तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लिया, जिसमें हम लोगों ने दो प्रकार से देखा कि यदि साधारण अर्थ प्रकट करें तो आई और वी के साथ सेल, और यदि उसमें जबरदस्ती या बाध्यता या आदेश की बात की जाए तो आई और वी के साथ विल, मीन्स उसका उल्टा हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब लेकिन दो ही यूज होती हैं, ठीक है, आई सॉरी विल और शैल। तो चलिए इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग तो ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा और उनके रूल्स भी देखे और पहचान भी देखी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस जो कि नकारात्मक वाक्य होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उनको ट्रांसलेट भी करने की कोशिश करते हैं बाय फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से देखिए जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, इन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य में इसमें याद रखिएगा आप लोग कि जैसे अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव में देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा वाक्य में, फिर उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही हम लोग की फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल और शैल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का है कि वाक्य में सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद नॉट ओके, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वाक्य है हमारा, मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। तो इसमें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, मैं शाम की गाड़ी से आगरा नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो चलिए करते हैं, आप लोग भी साथ में करिएगा। तो देखिए आई, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आई और वी के साथ में क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, अफर्मेटिव में, है ना। आई और वी के साथ में क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। यदि सेंटेंस में मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि सेंटेंस में कोई जबरदस्ती कार्य का होना, बाध्यता या मीन्स आदेश दिया जाए तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब उसकी उल्टा हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां हम लोग क्या लगाएंगे, शैल, वी शैल। अब आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि शैल किसके साथ लगाएंगे, विल किसके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो आई शैल, फिर उसके बाद नॉट, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, आई शैल नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब क्या है, जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो, कहां, तो शाम की गाड़ी से आगरा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आगरा, तो गो टू आगरा,
ठीक है। आई शैल नॉट गो टू आगरा, अब क्या बचा इसमें ऑब्जेक्ट में, इतना तो हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाया हम लोगों ने शैल, फिर उसके बाद नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो, ठीक है। उसके बाद कहा आगरा, गो टू आगरा, अब क्या बचा, शाम की गाड़ी से, तो बाय इवनिंग ट्रेन, ठीक है, ट्रेन ही लिखेंगे यहाँ पे। तो गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन, इवनिंग ट्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्या बना, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई शैल नॉट गो टू आगरा बाय द इवनिंग ट्रेन, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसमें देखेंगे, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, तो वी, सबसे पहले हम के इंग्लिश वी, अब साथ साथ में करते चलिएगा, वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ठीक है, वी शैल, फिर उसके बाद नहीं नॉट, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, खेलेंगे, नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी शैल नॉट प्ले द हॉकी, द हॉकी, अब क्या बचा मेरा कि कल, ठीक है, हॉकी का मैच हो गया हॉकी मैच, हॉकी मैच, हॉकी मैच कल, तो वी शैल नॉट प्ले द हॉकी मैच, फ्यूचर में कल के लिए क्या लिखते हैं, टुमारो, ठीक है, टुमारो। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी शैल नॉट प्ले द हॉकी मैच टुमारो। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए हम लोगों ने इसको पूरा ट्रांसलेट कर लिया, वो भी आसानी से, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि जो बच्चे पहली बार भी इसे देख रहे हैं और इससे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वह कल, क्या लिखा हुआ है, वह कल स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है, तो शी, ठीक है, शी, तो आई और वी के साथ हम लोग क्या लगा रहे थे, शैल, और बाकी सभी के साथ विल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, विल, शी विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट, तो शी विल नॉट गो, ठीक है, गो टू स्कूल, वर्ब लिखा, उसके बाद गो टू स्कूल, ठीक है। अब क्या, कल, टुमारो, टुमारो का यूज इसलिए कई बार किया गया है ताकि आप सभी को याद रहे कि फ्यूचर, जो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं उसमें कल के लिए क्या यूज करते हैं, टुमारो, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, यस्टरडे, ठीक है। तो इस प्रकार से वह कल स्कूल नहीं जाएगी, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो इस प्रकार से देखिए, उसके बाद एक और देखते हैं एग्जाम्पल को, बच्चे खाना नहीं खाएंगे, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल, क्या लगाएंगे, विल, तो चिल्ड्रेन विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, मीन्स यहाँ पे खाएंगे, ठीक है, नॉट ईट द फूड, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को। तो पूरा सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ, द चिल्ड्रन विल नॉट ईट द फूड। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसेस को हम लोगों ने देखा, बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से भी कर लिया इनको हम लोगों ने। तो बस इतना याद रखिएगा कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जो कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इसमें सभी आप सभी जानते हैं कि इसमें एक तो हमें यस नो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, और एक तो होता है जो क्वेश्चन वर्ड हमें वाक्य में बीच में लिखे हुए मिलते हैं हिंदी वाक्यों में,
ठीक है। तो इसमें हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इसके पहले भी जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें भी देखा था कि वाक्य जो है दो प्रकार से हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। एक तो यदि क्या शब्द पहले आया हो, यदि क्या शब्द पहले आया हो, और एक में जो क्वेश्चन वर्ड कब कहाँ कैसे बीच में आए हो। ठीक है। तो यदि क्या शब्द, इसका मैंने इसमें रूल लिखा नहीं है लेकिन हम साथ साथ में बताते चल रहे हैं कि यदि वाक्य में, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आया हो, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले लिखा हो, तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ये मेरा लिखने का एकमात्र यही इसका रीजन है कि यदि आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ मिले, मीन्स नहीं शब्द आए, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अब हम इसे नॉट कहाँ पे यूज करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यदि क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नॉट आए तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, लगाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यदि क्या शब्द पहले आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए करते हैं एग्जांपल को। देखिए जैसे ये सेंटेंस रहा हमारा, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए क्या शब्द पहले आया है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि वह है तो क्या लगेगा, विल लगेगा। यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले विल, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ही, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ही, विल ही, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब। नॉट तो दिया हुआ नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो विल ही, उसके बाद सब्जेक्ट है खेलेगा, विल ही प्ले, विल ही प्ले, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब हो गया, फिर क्या बचा, इन खिलौनों से, तो विथ दीज। ठीक है, दीज टॉयज, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, विल ही प्ले विद दीज टॉयज। ठीक है। वह, सॉरी, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, तो विल ही प्ले विद दीज टॉयज। देखिए इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने अच्छे से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट दिया नहीं हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा पूरा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से एक और देखते हैं, क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। तो सबसे पहले वह के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, नॉट शैल का। शैल का यूज कब करते हैं, आई और वी के साथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल, शी। ठीक है, विल शी, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, जाएगी, विल शी गो, कहाँ जाएगी, कानपुर, विल शी गो टू कानपुर, विल शी गो टू कानपुर। अब अपनी बहन के साथ, तो साथ की इंग्लिश विल, सॉरी, विथ हर सिस्टर। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से देखिए आप लोग कि क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट का यूज नहीं किया क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या कंप्लीट हुआ, विल शी गो टू कानपुर विथ हर सिस्टर। ठीक है।
तो इसमें आप सभी जानते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं तो यस नो टाइप वाले मिलते हैं हमें क्वेश्चन, जिसमें क्या शब्द पहले आया होता है, और एक सेंटेंसेस मीन्स कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से क्या होता है बीच में आया होता है, तो उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, वे रात में कहाँ ठहरेंगे, तो देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्या हुआ, बीच में आया है ना। तो जब बीच में आया है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, यदि नॉट दिया है तो नॉट का यूज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस इस प्रकार से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, ठीक है, वेयर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वे के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, विल, ठीक है, विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, ठहरेंगे, ठहरेंगे मीन्स रुकेंगे, ठीक है, रुकना, रुकने की इंग्लिश क्या होती है, स्टे, ठीक है। तो वेयर विल दे स्टे, रात में, ठीक है, तो एट नाइट। तो देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वेयर विल दे स्टे एट नाइट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कितना इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, ठीक है। तो देखिए कब शब्द बीच में आया हुआ है और ये इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश व्हेन, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, तो यू, सॉरी, व्हेन विल यू, ठीक है, व्हेन विल यू, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर उसके बाद यू, ठीक है, जो कि क्या है, सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, जाओगे, सॉरी, वापस आओगे, तो कम बैक, ठीक है, कम बैक, कम बैक। तो व्हेन विल यू कम बैक वाराणसी से, यही बचा ना, तो फ्रॉम, फ्रॉम वाराणसी, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फ्रॉम मैम ने यहाँ क्यों लगाया, टू क्यों नहीं लगाया। तो देखिए कहीं से वापस होने की बात हो रही है, ठीक है, तो वो वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से मीन्स क्या हुआ, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे, ठीक है। तो व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी, फ्रॉम मीन्स वहां से वापस आने की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है, टू नहीं यूज करेंगे। जब हम लोगों ने, याद करिए, प्रीपोजिशंस की क्लास की थी और उसमें हम लोगों ने प्रीपोजिशन किस प्रकार से, कैसे, कहाँ यूज होती हैं, तो वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। तो और यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो उन क्लासेस को देखिए जिनमें प्रीपोजिशन मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा जो है कोर्स कवर किया गया है, मीन्स सारे टॉपिक्स को वहां पे क्लियर किया गया है। तो देखिए, व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी, तो इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। तो इसमें ये चीज याद रखिएगा आप सभी लोग कि जब इसके पहले भी क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, तो उसमें जब हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा था तो उसमें देखा था, एक तो हम लोग यस नो टाइप वाले पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आता है तो उनको किस प्रकार से करते हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, विच, इन क्वेश्चन वर्ड, यदि ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आए हुए हैं तो किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको अब देख लेते हैं हम लोग कि यदि वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच का यूज होता है तो किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। और एक चीज,
यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता का कार्य करे, वाक्य में क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता का कार्य करे, तो किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें ये चीज, हाँ, एक सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद उन 2 सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास यहीं पे खत्म होगी। तो यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप सभी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2 रूल को और देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। तो ये याद रखिएगा कि देखिए हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मच, यहाँ पे हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित क्या होता है, नाउन भी आती है। कैसे, तो देखिए हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और विच, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो यदि वाक्य में ये वर्ड्स आए हुए हैं, इनका यूज हुआ है इन क्वेश्चन वर्ड में, तो उनसे रिलेटेड नाउन होती है। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हाउ मच, हाउ मैनी और विच और हुज, इनमें इन दोनों का यूज आपको पता होगा कि हाउ मच और हाउ मैनी का यूज कब करते हैं। यदि काउंटेबल नाउन होती है, मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, बस सिंपल वे में समझिएगा। और हाउ मच यूज करने की बात कहें तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो वहां पे हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। और यहाँ पे विच की बात करें तो कौन से के लिए यूज करते हैं, और हुज किसका, ठीक है, किसका के लिए यूज करते हैं, मान लीजिए हिंदी में वर्ड लिखा हुआ आया है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये याद रखिएगा कि हाउ मच का यूज किसके साथ करते हैं, हाउ मैनी का यूज किसके साथ करते हैं। और यदि इन वाक्यों में हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज का यूज हुआ है, तो इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन आती है। तो देखिए कैसे, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, बस इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार भी अगर आप समझ गए तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हाउ मच का यूज करेंगे या हाउ मैनी का यूज करेंगे। तो कितनी लड़कियां हैं ना, लड़कियों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम हाउ मैनी लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, तो हाउ मैनी। और एक चीज और कि इनसे रिलेटेड क्या आएगी, नाउन आएगी, ठीक है, तो हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, क्या लगेगी, विल, हाउ मैनी गर्ल्स विल। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मीन्स उससे रिलेटेड नाउन भी आ गया। अब बच्चा क्या है, भाग लेंगी नाटक में, ठीक, तो भाग लेने की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे वो भाग लेना नहीं, पार्टिसिपेट मीन्स उसमें हिस्सा लेना, ठीक है। तो हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक पार्ट, ठीक है, टेक पार्ट नाटक में, इन द ड्रामा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने हाउ मैनी का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कितनी लड़कियां थी, ठीक है, कितनी लड़कियां, लड़कियों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मैनी का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए, तो हाउ मच, हाउ मैनी में अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे, अब देखिए कौन सी का यूज हुआ है, ठीक है, तो कौन से के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विच। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विच है ना, विच के बाद इससे रिलेटेड नाउन आएगा विच बुक, तो विच बुक। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल, विच बुक विल यू, ठीक है, विच बुक विल यू। अब क्या बचा, मुझे पढ़ने के लिए,
ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड हम लोगों ने यूज किया, विच बुक, जिससे रिलेटेड नाउन भी आती है तो विच बुक। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल यू। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, दोगे, ठीक है, तो देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव। विच बुक विल यू गिव। अब किसे, मुझे, गिव मी। अब क्या बचा हुआ है, पढ़ने के लिए, तो विच बुक यू विल यू गिव मी टू रीड। अब देखिए इस सेंटेंस में कुछ भी बचा नहीं, आई थिंक, कि तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे, विच बुक विल यू गिव मी टू रीड, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। तो इसमें इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज का यूज किस प्रकार से करते हैं और उनसे रिलेटेड नाउन आती है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि यदि प्रश्न सूचक शब्द मीन्स क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता का कार्य कर रहा है तो पहले क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो हु, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, हु विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ाएगा, हु विल टीच, हु विल टीच। अब उसके बाद इन छोटे बच्चों को, तो हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रेन। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रेन। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हुए। और इसके बाद भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट को भी पढ़ चुके हैं और आज ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट भी पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, देन सारे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज जरूर करिएगा। इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।